नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज का, जिसमें जो पीवाई की सेशन है हमने यूजीसी नेट की और सेट की उन सभी प्रश्नों को है इसमें शामिल किया है। तो आज का हमारे जो टॉपिक है वो है वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई 4। तो इसका संबंध वो किससे है, वो है वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई 4 से। तो जो वैचारिक पृष्ठभूमि में इकाई 4 है उसके अंतर्गत 4 इकाई, तो जो वैचारिक पृष्ठभूमि है यूनिट 4 है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो विचारधारा है उसमें चाहे वो नवजागरण हो, अस्तित्ववाद हो, अम्बेडकरवाद हो, गांधीवाद हो इत्यादि, लोहियावाद है, जितनी भी जो विचारधारा वगैरह जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को जो पीवाई की है उसको जो यहाँ पर है जो प्रश्न है उनको शामिल किया गया। तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है जुंग के अनुसार। तो सबसे पहले जो जुंग है वो कौन है, तो जुंग किस में आती है, वो आती है मनोविश्लेषणवादी में, विचारधारा में। तो जुंग है वो किस में आती है, वो आती है मनोविश्लेषणवादी, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं साइको एनालिसिस। तो जुंग है वो किस में आते हैं, जुंग आते हैं मनोविश्लेषणवादी में या साइको एनालिसिस, जिसमें कि जिस जुंग है वो किस में आएंगे, मनोविश्लेषणवादी या साइको एनालिसिस में। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिद्वंद्विता को किस ग्रंथि के रूप में है वो जाना जाता। तो जुंग है वो दो प्रकार की जो ग्रंथि है उनकी बात करते हैं, वो एडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिद्वंद्विता को किस ग्रंथि के नाम से रूप में जाना जाता। ऑप्शन है परपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि और एडिपस ग्रंथि। तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रा ग्रंथि। और यही बात अगर उलट दी जाए, यानी कि अगर इसमें पिता और माता हो तो इसका जो क्या होगा, तो वो हो जाएगा एडिपस ग्रंथि। तो इसका जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो सही आंसर है। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा है वो कहा। तो आनंदवर्धन है वो भारतीय जो काव्य शास्त्र उसमें ध्वनि संप्रदाय है उसके प्रवर्तन है। आनंदवर्धन है वो किसके संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वो हैं ध्वनि संप्रदाय। और आनंदवर्धन की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, ध्वनाभ लोक। और ध्वनि है वो 3 प्रकार की होती है, रस ध्वनि, अर्थ ध्वनि और वाक्य ध्वनि। तो आनंदवर्धन ने किसे वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, 3 प्रकार की ध्वनियां हैं वो होती हैं। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना। ऑप्शन है वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि और गुणो चित्ते। तो जाहिर सी बात है कि आनंदवर्धन का संबंध है वो किससे, तो वो है ध्वनि संप्रदाय से। इनकी पुस्तक है ध्वनावलोक। और आनंदवर्धन ने जो ध्वनि की आत्मा बोला है वो बोला है रस ध्वनि को। तो आनंदवर्धन है वो ध्वनि की आत्मा है वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं रस ध्वनि को। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा बोला है रस ध्वनि को। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से जो कौन सी कृति है वो रोमा रोला की। तो रोमा रोला है और रोमा रोला का संबंध है वो उत्तर आधुनिकतावादी जो विचारधारा है उसका जो संबंध है वो रोमा रोला से। और उत्तर आधुनिकतावाद की जो शुरुआत होती है वो होती है 1970 के दशक में। तो निम्नलिखित जो सभी जो जीवनियां हैं वो महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी गई हैं। तो निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति है वो रोमा रोला की। ऑप्शन है बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष और अकाल पुरुष गांधी। तो निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की। ऑप्शन है बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष और अकाल पुरुष गांधी। तो निम्नलिखित जो जीवनी परक जो कृतियां हैं उनमें से जो रोमा रोला की जो जीवनी है वो है महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष। और ये महात्मा गांधी की जीवनी के रूप में बड़ी ही ख्याति प्रसिद्ध पुस्तक वो है महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, रोमा रोला की जीवनी, रोमा रोला कृत जीवनी। अगला प्रश्न है हमारा, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, यानी कि हमको देखना है गलत। तो गांधीवाद जो विचारधारा है उसके संबंध में जो कौन सा जो कथन है वो गलत है। इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इसके पीछे मार्क्सवाद के समान शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद के समान जिस प्रकार का जो शास्त्रीय अध्ययन है वो मार्क्सवादी विचारधारा में हुआ है उस प्रकार का गांधीवाद में नजर नहीं आता है। इसमें का आधार है वो तर्क नहीं सहानुभूति है, इसका आधार वो तर्क नहीं सहानुभूति है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इनके विचारों का जो स्रोत है वो दैनिक साधना है। गांधीवाद के जो विचारों का जो स्रोत है दैनिक साधना है।
ये ऑप्शन भी सही है। इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। इसमें कहीं पर भी जो गांधीवाद है इसमें विचार स्वतंत्रता का जो अभाव है वो नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है। इसमें जो गांधीवाद है इसमें कहीं पर भी जो विचार स्वतंत्रता का जो अभाव है वो नहीं नजर आएगा, और हमको क्या देखना था, गलत ही ऑप्शन। तो इस तरीके से जो सी आंसर है वो हमारा सही होगा। बाकी जो गांधीवाद के बारे में जो तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे सही हैं। इसके पीछे मार्क्सवाद के समान है जो व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, इसका आधार है वो तर्क नहीं सहानुभूति, और इनके विचारों का स्रोत है वो दैनिक साधना है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्तित्ववादी विमर्श को किस साहित्यिक पत्रकार ने वो सर्वाधिक है संवर्धित किया। तो अस्तित्ववादी जो विचार है उसको है वो किस साहित्यिक पत्रकार है उसने है वो, तो अस्तित्ववादी विचारकों में कौन कौन आते हैं, तो अस्तित्ववादी विचारकों में जो प्रवर्तन है वो कीर्केगार्ड है, सार्थ है, ये सभी हैं वो अस्तित्ववादी विचारक है उसमें आते हैं, कीर्केगार्ड और सार्थ। तो अस्तित्ववादी विचारकों के विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया। ऑप्शन है वर्तमान साहित्य, सार्थक, हंस और दस्तावेज। तो अस्तित्ववादी वादक जो विमर्श है उसको है किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया। ऑप्शन से वर्तमान साहित्य, सार्थक, हंस और दस्तावेज। तो अस्तित्ववादी विमर्श को जिस पत्रिका ने प्रभावित किया वो है हंस। हंस पत्रिका ने ना सिर्फ जो अस्तित्ववादी विमर्श है बल्कि अम्बेडकर, विभिन्न प्रकार की स्त्री विमर्श, जितने भी प्रकार के जो विमर्श हैं उनको आगे बढ़ाने में जो हंस पत्रिका है उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण के संबंध में जो निम्नलिखित में से जो कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो पुनर्जागरण के संबंध में हमको जो कथन है वो देखना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। दो जातियों संस्कृतियों की टकरार, दो जातीय संस्कृतियों की टकरार, तो बिल्कुल सत्य, ये बात सत्य है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी है वो पुनर्जागरण जो नवजागरण है वो दो संस्कृतियों की टकरार से उत्पन्न है, वो रचनात्मक ऊर्जा है उसके रूप में संदर्भित है वो करते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी है वो नवजागरण या पुनर्जागरण है उसको दो संस्कृतियों को टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा के रूप में संदर्भित करती हैं। तो ये ऑप्शन सही है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, तो ये ऑप्शन तो गलत ही होगा। परंपराओं का यथा तथ्य अनुपालन, बिल्कुल नहीं। परंपराओं का जो यथा तथ्य अनुपालन है वो पुनर्जागरण के अंतर्गत नहीं होगा, बल्कि उसको तर्क और विचार और बौद्धिकता की कसौटी है और कारण कार्य संबंध की कसौटी पर कसा जाएगा। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज है वो पुनर्जागरण है उसमें नजर आएगी। तो इस तरीके से जो फर्स्ट और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण के संबंध, पुनर्जागरण के संबंध में कौन से कथन हमारे सत्य हैं, तो दो संस्कृतियों की, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, तो एक ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार है वो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य है। तो जो मार्क्सवादी जो दर्शन है उसके अनुसार है वो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य है। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, ये ऑप्शन है वो मार्क्सवाद के संदर्भ में सत्य है। मानव समाज का इतिहास, वर्ग संघर्षों का इतिहास, बिल्कुल सत्य। मार्क्सवाद की जो सबसे प्रमुख धारणा यह है कि जो मानव जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का जो इतिहास है वो रहा है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल है वो समाजवाद नहीं होगी बल्कि वो क्या होगी, साम्यवाद। तो मानव समाज के जो विकास है उसकी जो अंतिम मंजिल है वो समाजवाद नहीं होगी बल्कि क्या होगी, साम्यवाद। इतिहास है वो समय समय पर अपना आपको दोहराता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। जो मार्क्सवाद है वो इतिहास चक्र है उसकी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। तो जो मार्क्सवाद है वो इतिहास चक्र की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है बल्कि वो बोलता है कि जो समय है और जो इतिहास है वो काल की गति से जो एक तिरछी सीधी रेखा है उसके समान है वो आगे है वो बढ़ता है। तो इस तरीके से मार्क्सवाद के संबंध में जो थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे क्या होंगे, गलत होंगे, और बाकी जो फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल सत्य होंगे। कि मानव सभ्यता के विकास की जो पहली मंजिल है वो क्या है, आदिम साम्यवाद की थी, और मानव समाज का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट और जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सत्य है। आदिवासी जो विमर्श है उसकी जो मूल स्थापना नहीं है। तो जो आदिवासी जो विमर्श है उसकी जो कौन सी है जो मूल स्थापना वो नहीं है। तो आदिवासी विमर्श की कौन सी मूल स्थापना नहीं, ऑप्शन है हमारे पास सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, बिल्कुल आदिवासी विमर्श की जो मूल है उसमें सांस्कृतिक पहचान या अपने जो अस्तित्व संस्कृति की जो रक्षा उसके लिए जो पहचान है, रक्षा है, वो संघर्ष वो नजर आएगा। जनजातियों के विस्थापन का त्रास भी बिल्कुल नजर आएगा। वर्तमान जो उपभोक्तावादी संस्कृति है और जिस तरीके जो हमारा जो दिनचर्या बढ़ती जा रही है उसमें जो जनजातियों को विस्थापन का त्रास नजर आएगा।
जल जंगल जमीन का अधिकार है, ये तो आदिवासी जो विमर्श है उसके मूल में ही रहा, जंगल जमीन पर अधिकार है। और बाकी जो सत्ता के प्रति मोह है उसका किसी भी प्रकार से जो संबंध है वो आदिवासी विमर्श के जो मोह है उसमें नजर नहीं आएगा। इस तरीके से जो कौन सा नहीं है वो है सी आंसर, वो हमारा बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा है वो ना मिले। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग जो कोटेशन है वो किसका है? हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो, हमारे समाज के हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय से खिली गुलाब खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ऑप्शन है रमनिका गुप्ता, मनु भंडारी, प्रभा खेतान और महादेवी वर्मा। तो रमनिका गुप्ता, मनु भंडारी, प्रभा खेतान और महादेवी वर्मा। तो ये जो इस कोटेशन है वो है महादेवी वर्मा का, और महादेवी वर्मा का किसमें से है? वो है श्रृंखला की कड़ियाँ से, जहाँ भी नारी मुक्ति और नारी स्वतंत्रता की जो बात है वो श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा है वो करती हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की जो मूल स्थापना है वो नहीं है। तो जो स्त्री है, जो नारी विमर्श है उसकी जो मूल स्थापना है वो कौन सी नहीं है? परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। बिल्कुल, जो स्त्री विमर्श जो नारी विमर्श है वो परिवार संस्था के जो जनतांत्रिकरण है उसकी चर्चा वो करती हैं। सामाजिक वंदनाओं से जो मुक्ति है उसकी भी वकालत है वो की जाती है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकारता है, ये भी जो स्त्री विमर्श है तीनों के तीनों वो विमर्श में नजर आएगा। लेकिन सत्यत्व ही स्त्रीत्व है या सत्यत्व है स्त्रीत्व है, वो किसी भी प्रकार की जो स्त्री विमर्श की जो मूल स्थापना है उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से जो ये आंसर होगा वो हमारा सत्य होगा। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर है उनकी सहमति थी? तो मार्क्सवादी दर्शन का ऐसा कौन सा पक्ष था जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बिल्कुल सहमति थी कि जो श्रम की गरिमा है उसका महत्व दिया जाए। वर्गहीन समाज, ये भी जो डॉक्टर अम्बेडकर है वो मार्क्सवाद से सहमत है। शोषणहीन समाज की रचना, इससे भी जो अम्बेडकर हैं वो सहमत हैं। लेकिन क्रांति में हिंसा का प्रयोग इससे है डॉक्टर अम्बेडकर है वो मार्क्सवाद से है वो सहमत नहीं है। तो क्रांति में जो हिंसा का जो प्रयोग है इससे है वो डॉक्टर अम्बेडकर है वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बाकी जो तीनों के तीनों है, श्रम की महिमा, वर्गहीन समाज की स्थापना और शोषणहीन समाज की रचना, इन तीनों से है वो डॉक्टर अम्बेडकर है वो प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, सहमत हैं। रस के संबंध में वो कहा गया है। तो जो रस है उसके संबंध में क्या कहा है? रस को अलौकिक आनंद है वो कहा गया। तो बिल्कुल सत्य है कि जो रस है उसको है वो अलौकिक आनंद है, वेदांतर स्पर्श शून्य है या अलौकिक अनुभूति है, उसकी संज्ञा है वो रस को है वो दी जाती है। स्टेटमेंट सत्य है। रस को अलौकिक आनंद है वो लाछनिक अर्थ में कहा गया। तो रस को जो अलौकिक आनंद है बिल्कुल लाछनिक अर्थ है उसके संदर्भ में बोला गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस की अलौकिकता का समर्थन किया, बिल्कुल गलत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो रस के जो अलौकिकता का समर्थन है वो बिल्कुल भी नहीं किया है। भरत मुनि ने रस संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भाष्य से ग्रहण किया है। तो ए ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बाकी जो ए और बी आंसर है वो हमारा बिल्कुल सत्य है कि रस है उसको है वो अलौकिक आनंद है वो कहा गया, और रस को अलौकिक आनंद है वो किस संदर्भ में कहा गया? वो कहा गया लाक्षणिक अर्थ के संदर्भ में। तो ए और बी है वो आंसर वो हमारा सत्य है। रूसी जो रूपवाद की प्रतिकूल अवधारणा है वो कौन कौन सी है? रूसी जो रूपवाद है वो 19वीं सदी के जो अंतिम दशक है उसमें है वो स्थापित हुआ था, और ये एक तरह का जो कलावाद जो आंदोलन है उससे प्रभावित है। तो रूसी रूपवाद है उसकी जो प्रतिकूल अवधारणा है उनकी चर्चा है वो हमको करनी है। रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद और संरचनावाद। तो रूसी जो रूपवाद है उसके प्रतिकूल कौन सा नजर आएगा? तो रूसी रूपवाद है उसके प्रतिकूल है रसवाद है वो जाहिर सी बात है नजर आएगा। मार्क्सवाद भी बिल्कुल नजर आएगा क्योंकि दोनों की दोनों वो कहीं पर भी है वो रूप और जो कला को महत्व नहीं देते हैं। और अनुकूल वो कौन कौन से? तो कलावाद है और संरचनावाद है, ये दोनों की दोनों वो रूसी रूपवाद है उसके है वो क्या नजर आएंगे? अनुकूल। तो रूसी जो रूपवाद है उसके अनुकूल नजर आएंगे कलावाद और संरचनावाद, और रसवाद और मार्क्सवाद है वो दोनों की दोनों इसके प्रतिकूल है वो नजर आएंगे। तो ए और बी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सत्य होगा।
निम्नलिखित में से जो रामविलास शर्मा की पुस्तक है वो कौन सी? तो रामविलास शर्मा है एक प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, और आज्ञा द्वारा 1943 में जब प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन किया जाता है तो उसमें रामविलास शर्मा है वो शामिल होती हैं। और रामविलास शर्मा की हिंदी साहित्य के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। एक तो है उनकी नव जागरण की अवधारणा, और एक दूसरी है उनकी हिंदी जातीयता की अवधारणा। ये दोनों जो अवधारणाएं हैं वो रामविलास शर्मा की बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है नव जागरण की और हिंदी जातीयता की। और नव जागरण की है वो भारतीय हिंदी साहित्य, उसके जो 3 चरण है उनकी चर्चा है उसमें करती हैं। तो इनमें से कौन सी पुस्तक है वो रामविलास शर्मा की है? तो आलोचना की जो मान पुस्तक है, ये आलोचना के मान जो पुस्तक रामविलास शर्मा की नहीं है, बल्कि जो आलोचना की जो मान पुस्तक है वो है शिवदान सिंह चौहान की। ये भी एक प्रगतिवादी और जो मार्क्सवादी आलोचक हैं वो रहे हैं। बाकी प्रेमचंद और उनका योग परंपरा का मूल्यांकन है, बी और सी, यानी कि जो प्रेमचंद और उनका योग परंपरा का जो मूल्यांकन है, ये दोनों की दोनों जो पुस्तकें हैं वो रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। तो प्रेमचंद और उनका योग और परंपरा का मूल्यांकन, ये पुस्तक है वो रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। नई कविता भी रामविलास शर्मा द्वारा रचित नहीं है। तो इस तरीके से जो बी और जो सी है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो हमारा सत्य होगा। अगला प्रश्न है, ये जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया ना बी, बी गलत होगा, बल्कि इसकी तुलना में जो हमने जो पहले लगाया है इसमें वो ऑप्शन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें बी तो पॉसिबल होने की संभावना ही नहीं है। बी में क्या है, ए और बी, तो इसमें क्योंकि बी तो होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ए तो है वो शिवदान सिंह चौहान है उनकी, तो एक टाइपिंग एरर है। अब हमारा जो प्रश्न है वो है दलित लेखन या जो दलित विचारधारा है उससे संबंधित है। दलित लेखन है स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के सामाजिक वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक है वो प्रभावित है। तो दलित लेखन है वो स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर है वो सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। ये ऑप्शन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो दलित लेखन है वो किसी भी प्रकार के जातिगत वर्ग भेद है उन सभी प्रकार की जो वर्जनाओं हैं उनकी मुक्ति का जो सामाजिक समता है उनके जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करता है। दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक गलत प्रभावित है। बिल्कुल गलत। जो दलित लेखन है वो राम मनोहर लोहिया की जगह डॉक्टर अम्बेडकर है, उनकी जो सामाजिक विचारधाराओं से, डॉक्टर अम्बेडकर की जो वैचारिक धारणा है उनसे वो सर्वाधिक प्रभावित है, ना कि राम मनोहर लोहिया से। तो इस तरीके से जो कथन एक है वो हमारा सत्य है और कथन 2 होगा वो हमारा क्या होगा, गलत है। तो दलित लेखन है वो सामाजिक समता की बात करता है, और दलित लेखन है वो सर्वाधिक जो प्रभावित है वो है डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से। नीचे 2 कथन, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, बिल्कुल सत्य है ये कि जो दलित विमर्श है उनका जो वैचारिक आधार है वो बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अम्बेडकर दर्शन है वो उस पर सिर्फ दलित विमर्श ही विचार नहीं कर सकता, बल्कि अन्य सभी प्रकार के जो विमर्श हैं वो भी उन पर है वो विचार विमर्श है वो भली भांति कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी कथन ये सत्य होगा, लेकिन जो आर होगा वो हमारा क्या होगा, असत्य होगा। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो निम्नलिखित में से जो किसके जो आधार मतानुसार है जो इतिहास की जो व्याख्या है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? ऑप्शन है टेन, हीगल, विको और वोल्टियर। तो द्वंद्वात्मक पद्धति की जो पद्धति है वो किसकी रही है? तो द्वंद्वात्मक पद्धति जाने जाते हैं हीगल। तो हीगल है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए काफी वो प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो जो मनोविश्लेषणवाद है इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं हम साइको एनालिसिस। और ईड, ईगो और जो सुपर ईगो की अवधारणा वो मनोविश्लेषण में सबसे प्रभावित है, वो है ईड, ईगो और सुपर ईगो, इलेक्ट्रा और एडिपस ग्रंथि। इसके अलावा लिबिडो और काम चेतना, इन सभी जो शब्द है इनका जो संबंध है वो किससे जाता है? वो जाता है मनोविश्लेषणवाद से। तो मनोविश्लेषणवाद का जो संबंध है वो काम वृत्ति है या लिबिडो या जो काम चेतना है उससे बड़ी मात्रा में है वो संबंधित है। ईड, ईगो और सुपर ईगो इन सभी का भी संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद से नजर आएगा। और मनोविश्लेषणवादी पद्धति है इन तीनों जो का जो संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद से है, लेकिन जो पाठ संरचना है इसका जो कहीं पर भी संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। बाकी जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है काम वृत्ति, अहम और मनोविश्लेषणवादी, इन तीनों का संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद से है।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। फ्रॉड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होती है। तो फ्रॉड है, फ्रॉड जो सेगमेंट फ्रॉड है, इनका संबंध है वो किससे? तो सेगमेंट जो फ्रॉड है इनका संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद से है। फ्रॉड मानते हैं कि कभी है वो मनोरोगी होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मनुष्य मात्र है वो मनोरोगी है। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे क्या है? सत्य है, और सही भी व्याख्या भी करेंगे। तो जो ये आंसर होगा वो हमारा सत्य होगा। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टोग्राफी से मूलतः संबंधित कौन सा विचारक है? तो निम्नलिखित में से जो हिस्टोग्राफी है या जो इतिहास दर्शन है उससे संबंधित है वो मूलतः कौन सा विचारक? ऑप्शन है वोल्टेयर, हेरोडोटस, बाक, बिक्खो और कांट। तो जो इतिहास दर्शन है, जो हिस्टोग्राफी है, इससे जो संबंधित जो विचारक है वो कौन से हैं? वो है वोल्टेयर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो मार्क्सवादी चिंतन है उसके पक्ष में नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो कौन सा जो चिंतन है वो मार्क्सवादी जो चिंतन है उसके पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना। तो जो आधार और अधिरचना है इसका जो संबंध है वो मार्क्सवादी चिंतन से है। वर्ग संघर्ष, ये तो मार्क्सवादी चिंतन है, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। प्रतिनिधि पात्र, इसका भी संबंध है वो मार्क्सवाद से है। तो इस तरीके से आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष और प्रतिनिधि पात्र, इन तीनों का संबंध मार्क्सवाद से। लेकिन यांत्रिक भौतिकतावाद या भौतिकतावाद है उसका वो कहीं पर भी समर्थन है वो मार्क्सवाद है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसका जो संबंध है वो किससे रहेगा? तो यांत्रिक जो भौतिकवाद है इसका जो संबंध रहेगा वो रहेगा पूंजीवाद से। तो इस तरीके से डी आंसर होगा वो सत्य होगा, कौन सा पक्ष में नहीं है। नीचे दो कथन, जैक दौरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ है वो पाठक तय करता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जैक दौरिदा, ये उत्तराधुनिकतावादी विचारधारक में है। जैक दौरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ है वो पाठक तय करता है। बिल्कुल सत्य है कि जो नई उत्तराधुनिकता उसमें मानना है कि जो जैक दौरिदा का कथन है कि जो पाठ का जो अर्थ है वो पाठक तय करता है, क्योंकि पाठक के मन की विभ्रांति के कारण है वो पाठ है बहुलार्थी होता है। क्योंकि पाठकों के मन की विभ्रांति के कारण है वो पाठ है बहुलार्थी होता। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और सही भी व्याख्या भी वो करेंगे। तो जैक दौरिदा का ये जो कथन है, मानना है कि पाठ का जो अर्थ है वो पाठक तय करता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पाठक के मन की विभ्रांति के कारण जो पाठ है वो बहुलार्थी होता है। तो ये ऑप्शन वो हमारा सत्य है। टी.एस. एलियट की जो आलोचना के विषय में, तो टी.एस. एलियट है उनका जो संबंध है वो किससे? तो टी.एस. एलियट का संबंध है वो परंपरा और निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है उसके लिए बड़े ही फेमस है वो टी.एस. एलियट। कविता है वो आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। तो कविता है जो आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, बिल्कुल सत्य है। ये टी.एस. एलियट का जो निर्वैयक्तिकता का जो सिद्धांत है वो बोलता है कि कविता है वो आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, इसके जो टी.एस. एलियट है वो कहीं पर भी समर्थन नहीं बोलेंगे, बल्कि इसका जो समर्थन है वो वर्ड्सवर्थ और जो स्वच्छंदतावाद है वो करते हैं। कवि है वो काव्य का माध्यम भर है, बिल्कुल सत्य है। टी.एस. एलियट का मानना है कि कवि है वो काव्य का है वो माध्यम भर है। कविता अपवर्जित और अंतर्वर्ती होती है, इसका संबंध है वो टी.एस. एलियट से नहीं है। तो इस तरीके से ए और सी, यानी कि जो कविता है वो आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है और कवि है वो काव्य का माध्यम भर है। जो ए और जो सी ऑप्शन है वो हमारा सत्य होगा ए। अगला प्रश्न है, विषम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी की जो लेखक है वो पुस्तक के लेखक कौन है? तो विषम एंड यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी है उसके लेखक कौन है? फायरबाख, अर्नेस्ट फेशर, जॉर्ज लुकास और कॉडवेल। तो जो पुस्तक है विषम और यथार्थ, इल्यूजन एंड रियलिटी, इसके जो लेखक हैं वो है कॉडवेल, और एक कॉडवेल है एक मार्क्सवादी जो चिंतक है वो रहे हैं। तो इल्यूजन एंड यथार्थ, विषम और यथार्थ है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है कॉडवेल, और कॉडवेल है एक मार्क्सवादी चिंतक है वो रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण है उससे वो अजनबी हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको बोलते हैं अजनबीपन का सिद्धांत। अजनबीपन या विसंगति बोध का सिद्धांत है, ये कार्ल मार्क्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इसकी जो उत्पत्ति है वो यहीं से वो मानते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीगत व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण है उससे अजनबी हो जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपने उत्पादन को पूंजीवाद सत्ता के हाथ में बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है, और ये इसकी है वो सही व्याख्या भी करेगा। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पादन बेचने के कारण है वो उससे अजनबी हो जाता है। ऑप्शन सत्य है, क्योंकि अपने उत्पादन को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो ये सही है और उसकी सही व्याख्या भी होगी। अगला प्रश्न है, डार्विन का मानना है कि ईश्वर है
कारण है कि वह मनुष्य, डार्विन का मानना है कि ईश्वर है वो सृष्टि का निर्माता नहीं है। डार्विन का मानना है कि ईश्वर है वो सृष्टि का निर्माता है, वो नहीं है। तो डार्विन का मानना है कि ईश्वर है वो सृष्टि का निर्माता नहीं है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि डार्विन है वो ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानते, बल्कि डार्विन है वो किसके समर्थक हैं, वो है विकासवाद के। तो डार्विन है वो विकासवाद के समर्थक है। तो डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है, ये ऑप्शन सत्य है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है। कारण है कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो जो आर होगा वो गलत होगा, तो इस तरीके से ए सही है और आर है वो सही नहीं है, तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा सत्य होगा। उत्तर आधुनिकता मानव पर यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। तो जो उत्तर आधुनिकता है वो मानव पर यथार्थ की संपूर्णता की जो अवधारणा है उसका खंडन है वो करती है, क्योंकि मानव यथार्थ विविधवंती, बहुवाची और परिवर्तनशील है। तो उत्तर आधुनिकता है वो मानवोत्तर यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है, ये ऑप्शन सत्य है, क्योंकि मानव यथार्थ विविधवंती, बहुवाची परिवर्तन, ये ऑप्शन भी सत्य है और ये इसकी है वो सही व्याख्या भी होगी, तो ये ऑप्शन है वो सत्य है। निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में किसने है वो सुपरमैन की कल्पना वो की। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो कौन से जो अस्तित्ववादी चिंतक हैं उन्होंने है जो सुपरमैन की कल्पना वो की है। कीर्केगार्ड, सार्थ, फ्रेडरिक नीत्शे और अल्बर कामू। तो निम्नलिखित में से कौन से जो अस्तित्ववादी चिंतक हैं उन्होंने है वो सुपरमैन की कल्पना की थी। तो सुपरमैन की जो कल्पना की थी वो की थी फ्रेडरिक नीत्शे ने। देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनुसंरचना है वो उत्तरदायी है। इससे कुछ मिलता जुलता हम पिछला भी प्रश्न जो PYQ है उसमें सॉल्व कर चुके थे कि जैक देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की संरचना है मनुसंरचना उत्तरदायी। तो ये सत्य है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यकरण वो संभव नहीं है। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो सत्य होंगे और सत्य ही सही व्याख्या भी करेंगे। तो जैक देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की जो मनुसंरचना है वो उत्तरदायी है। तो जैक देरिदा की दृष्टि में पाठक के जो अर्थ निर्धारण के लिए जो पाठक की जो मनुसंरचना है वो उत्तरदायी है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट है वो अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है। तो ये सत्य है होगा। स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण है वो आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिन्न। तो ये ऑप्शन भी सत्य है, तो ये है इसकी सही व्याख्या भी होगी। आई रिचर्ड्स की दृष्टि में जो काव्य भाषा है उसकी, तो आई रिचर्ड्स है इनका संबंध है वो किससे, तो आई जो रिचर्ड्स है इनका संबंध है वो है नई समीक्षा आंदोलन से। और आई रिचर्ड्स की मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण और काव्य भाषा सिद्धांत इनकी बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और द प्रैक्टिकल और क्रिटिसिज्म लिटरेचर है इनकी पुस्तक है। तो आई रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषता है छद्म कथन की प्राथमिकता। तो ये ऑप्शन सत्य है। सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता ये काव्य भाषा का नहीं है उनसे। रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता ये भी सत्य है और तथ्यात्मक अर्थ की प्रधानता बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ए और जो सी होगा वो हमारा सत्य है। तो आई रिचर्ड का जो भाषा सिद्धांत है या जो संप्रेषण का सिद्धांत है उनके अनुसार जो छद्म कथन और जो रागात्मक अर्थ की प्रधानता है वो उनके लिए सर्वोपरि है, प्राथमिकता में है। निम्नलिखित में से जो हिंद स्वराज के जो लेखक है वो कौन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि जो हिंद स्वराज के जो लेखक है वो कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जमुनालाल बजाज, महादेव देसाई और काशीनाथ त्रिवेदी। तो जो हिंद बजाज के जो लेखक हैं वो कौन है, तो हिंद बजाज के जो लेखक हैं वो है महात्मा गांधी जी। और ये मूलतः जो हिंद स्वराज है वो मुख्यतः गुजराती भाषा है उसमें लिखी गई थी। मनुष्य का अस्तित्व, ये टाइपिंग एरर हो गया इसमें। शिव शंभू के चट्टों की विशेषता। तो शिव शंभू के चट्टे हैं वो बाल मुकुंद गुप्त हैं उनके द्वारा लिखित हैं, और ये जो बाल मुकुंद गुप्त हैं उनके द्वारा लिखित हैं। और तो शिव शंभू के चट्टे हैं, इसमें जो लाल कर्जन की जो शोषण प्रणाली जो व्यवस्था है उस पर जो व्यंग है वो किया गया है। तो जो शिव शंभू की चट्टों की विशेषताएं हैं वो है भारतीय राजनीति की उपेक्षा, बिल्कुल गलत। राज प्रशस्ति भी नहीं है। अंग्रेजों का कुशासन इसमें नजर आएगा और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा जो प्रतिरोध है वो भी इसमें है वो नजर आता है। तो भारतीय राजनीति की उपेक्षा और राज प्रशस्ति, तो अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। तो जो सी और जो डी ऑप्शन है वो बाल मुकुंद गुप्त के हैं वो बिल्कुल
सत्य होंगे। जो सी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें सत्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी ज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ऑप्शन है मैकाले, विलियम जोन्स, कैनिंग और हंटर। तो ये किसका स्टेटमेंट है कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाई जाती हैं, सूखी लकड़ियों के ढेर मात्र रह जाते हैं। ऑप्शन है मैकाले, विलियम जोन्स, कैनिंग और हंटर। तो एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, तो ये जो कथन है वो है हंटर का। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर वो किस चिंतक ने विचार किया है? तो वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में जो विरोधी द्वंद्व संबंध है उस पर है वो किस चिंतक है उन्होंने विचार किया। तो वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी द्वंद्व संबंध पर है वो किस चिंतक ने विचार किया? ऑप्शन है हेबरमास, ल्यूतार्ड, ग्योर्ती और मदन सरपू। तो वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोधी संबंध पर जो विचार किए चिंतक ने उसका नाम है ल्यूतार्ड। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा है उनके संबंध में क्या है उपयुक्त विचार है? अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। ऑप्शन सत्य है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी, बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी शिक्षा वो भारतीयों को मानसिक दासता से युक्त करने वाली थी, ना कि मुक्त करने वाली। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के लिए प्रवेश द्वार खोले, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना नहीं बल्कि परंपराओं से जो विरक्ति है वो करना है वो सिखाया है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए, बिल्कुल सत्य, जो अंग्रेजी शिक्षा उसके प्रसार के लिए सरकार ने वो नए शिक्षा संस्थान है वो खोले। तो इस तरीके से ए, सी और जो ई ऑप्शन होगा वो हमारा सत्य होगा, सी। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंध है जो उपयुक्त कथन है वो क्या? तो दलित विमर्श से संबंध है जो डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, ये ऑप्शन सत्य है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते, बिल्कुल गलत। दलित विमर्शकार है वो गांधी दर्शन को नहीं बल्कि जो अंबेडकर दर्शन है उसको दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानेंगे। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सत्य, ज्योतिबा फुले के द्वारा है वो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। दलित चिंतक है वो वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत नहीं करेंगे बल्कि उसका क्या करेंगे, विरोध। तो दलित विमर्श है वो वर्णाश्रम जो व्यवस्था उसका क्या करेंगे, विरोध। और दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। जो लास्ट ऑप्शन है कि दलित आत्मकथा है वो एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ वो प्रस्तुत करती हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, सत्य है। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ है वो सत्य प्रस्तुत करती हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा सत्य होगा। गांधी जी के सभी धार्मिक विश्वास उनके निजी अनुभवों से निकले थे। तो गांधी जी के ऊपर एक प्रश्न है कि गांधी जी के सभी धार्मिक विश्वास उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में बड़ी कोमलता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बौद्ध, ईसा तथा परमहंस के उद्धरणों में भरी हुई है। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। तो ये दो स्टेटमेंट है हमारे पास अभिकथन और कारण के रूप में। तो अभिकथन ये है हमारा, गांधी जी के सभी धार्मिक विश्वास उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में भई कोमलता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस के उद्धरणों से भरी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन सत्यों में उनकी अनुभूति की थी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सत्य होंगे और आर है वो एक ही सही भी व्याख्या है वो भी होगी। अगला प्रश्न है, भामा ने समस्त अलंकारों का मूल है वो किस अलंकार को माना है? तो भामा है वो अलंकार संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक है। और भामा की जो पुस्तक उसका नाम है काव्य अलंकार। तो भामा ने समस्त अलंकारों का मूल है वो किस अलंकार को माना? ऑप्शन उपमा, रूपक, वक्रोक्ति और यमक। तो भामा है वो समस्त अलंकारों का जो मूल है वो किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं वक्रोक्ति। भामा है तो समस्त अलंकारों के मूल में किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं वक्रोक्ति को। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर है वो विश्व को संदेश दिया था?
तो निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न अपनाकर उनके जो मूल तत्व है उसको जीवन में अपनाकर विश्व का संदेश है वो दिया था? राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर अपने मूल तत्व को अपने जीवन में मानने का अपनाकर विश्व को संदेश दिया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन। तो एक काम किया था रामकृष्ण परमहंस ने। तो रामकृष्ण जो परमहंस है उन्होंने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व यानी कि जो मानवतावाद है और दरिद्रता और गरीबी है समान को समाप्त करना और समतावाद को स्थापित करना को अपने जीवन में अपनाकर वो विश्व का जो संदेश है वो दिया था दरिद्र नारायण का। अगला प्रश्न है, अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ को खोद कर फेंक दिया है। यह कथन है वो किस लेखक का है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो अब एक सभ्यता का जो सूर्य है वो सुदूर पश्चिम से है वो उदय हो रहा है। तो अब एक सभ्यता का जो सूर्य है वो सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। ये कथन वो किस लेखक का? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो अब एक सभ्यता का जो सूर्य है वो पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ को खोद कर फेंक दिया है। ये जो स्टेटमेंट है वो है प्रेमचंद का कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र है वो कौन सा है? तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा है, तो हिंदी का जो पहला जो साप्ताहिक समाचार पत्र है वो कौन सा? तो वो है उद्दंड मार्दंड, जिसका संपादक किसने किया था? जुगल किशोर ने। लेकिन उद्दंड मार्दंड है वो साप्ताहिक था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? दैनिक समाचार पत्र। तो जो बनारस अखबार है, बनारस अखबार का संपादन का कार्य किसने किया था? वो किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो जो पहला दैनिक समाचार पत्र था वो कौन था? समाचार सुधा वर्धन। और ये जो समाचार सुधा वर्धन है इसके जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर सेन। ये पहला दैनिक जो समाचार पत्र था वो था और प्रकाशित होता था कलकत्ता से। और हिंदी का पहला जो अगर आपसे पूछा जाए कि साप्ताहिक पत्र वो कौन सा है पहला समाचार पत्र, तो वो उद्दंड मार्दंड का जुगल किशोर, लेकिन वो था साप्ताहिक। और हमसे पूछा पहला दैनिक समाचार पत्र, पहला दैनिक समाचार पत्र वो है समाचार सुधा वर्धन श्याम सुंदर सेन का। अगला प्रश्न है, राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? वे बहुदेववादी कर्म कांडों के समर्थक थे। वे बहुदेववादी कर्म कांडों के समर्थक थे, बिल्कुल गलत है। वे बहुदेव जो कर्मकांड वगैरह है उनके वो कट्टर है, वो आलोचक थे। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक सदस्यों में थे, बिल्कुल सत्य। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, ये कथन भी सत्य। वे ईसाई धर्म की जो नैतिक प्रणाली है उससे प्रभावित थे। वे स्वयं को वेदांती मानते थे, ये गलत है। वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे। वे मूलतः युक्तिवादी और जो नैतिक धर्मांता ये वो बने रहे। तो ये ऑप्शन सत्य है। तो राम मोहन राय के संबंध में जो सत्य वो है भारत में वे राष्ट्रीय पत्रकारिता है उसके संस्थापक थे। वे ईसाई धर्म की जो नैतिक प्रणाली उससे प्रभावित थे। वह मूलतः युक्तिवादी और नैतिक धर्मानुयायी है वो बने रहे। तो बी, सी और जो ई ऑप्शन होगा वो हमारा सत्य होगा, डी। जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वह राष्ट्रभाषा होती है। सत्य है कि जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता वो विचार विनिमय करती है वह राष्ट्रभाषा होती है। किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं हैं वो राष्ट्रभाषाएं होती है, किंतु जो भाषा समूचे देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। एक कथन सत्य, किसी राष्ट्र में प्रचलित सभी प्रचलित भाषाएं वो राष्ट्रभाषाएं होती हैं। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो सत्य होंगे। तो जिस भाषा के माध्यम से वो राष्ट्र की जो अधिकांश जनता है वो विचार विनिमय करती है वह राष्ट्रभाषा होती है। और किसी देश में कई प्रकार की राष्ट्रभाषाएं हो सकती हैं, किंतु जो भाषा समूचे देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में वह राष्ट्रभाषा के पद पर, तो दोनों सत्य है वो सत्य है। इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थ पता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर पर। तो इलियट है वो अपने जो परंपरा और जो निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत है उसके लिए जाने जाते हैं। और इलियट है वो परंपरा को जो वृहद और व्यापक रूप से देखते हैं। तो इलियट की दृष्टि में परंपरा का व्यापक अर्थ पता है। इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थ पता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। तो एलियट का स्टेटमेंट सत्य है। परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है,
वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो कथन होंगे। तो इलियट का जो परंपरा सिद्धांत है उसके संदर्भ में उन्होंने जो बात है वो परंपरा के बारे में बोली है कि इलियट की दृष्टि में जो परंपरा की व्यापक अर्थ पता है, तो इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थ पता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए वो कठोर परिश्रम है वो आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। परंपरा कोई मृत या उपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी उसे परंपरा की संज्ञा देना है वो अनुचित है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट वो हमारे सत्य होंगे। देवनागरी लिपि के संबंध में जो निम्नलिखित बातें उपयुक्त हैं, जैसा बोला जाता है देवनागरी लिपि में वैसा ही लिखा जाता है। बिल्कुल सत्य कि जैसा हम बोलते हैं देवनागरी लिपि में उसको हम वैसा ही लिखते हैं। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा मानी जाती है। बिल्कुल सत्य कि संविधान में जो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है उसी को राजभाषा माना जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, बिल्कुल गलत है ये। देवनागरी लिपि में पंजाबी उड़िया भाषा लिखी जाती है, बिल्कुल गलत है। पंजाबी और ये तो गुरुमुखी लिपि है उसमें लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता, बिल्कुल सत्य, ध्वनि और जो संकेत है उनमें निश्चितता नजर आएगी। तो ए, सी और जो ई ऑप्शन होगा वो हमारा सत्य होगा। तो जैसा बोला जाता है देवनागरी लिपि में हम वैसा ही लिखते हैं। संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी की जो राजभाषा उसको मान्यता है और ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। नागरी प्रचारणी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो जो नागरी प्रचारणी है उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? ऑप्शन है शिव कुमार सिंह। तो जाहिर सी बात है कि शिव कुमार सिंह नागरी प्रचारणी के संस्थापक है। मेहता लज्जाराम नहीं है। रामनारायण मिश्र हैं, वो नागरी प्रचारणी के संस्थापक हैं। बालकृष्ण भट्ट नहीं है और श्याम सुंदर दास हैं। तो इस तरीके से जो नागरी प्रचारणी की जो संस्थापक है वो कौन कौन है? वो है शिव कुमार, रामनारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। तो शिव कुमार और रामनारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास, ये तीनों का जो संबंध है वो किससे है? तो इन तीनों का जो संबंध है वो है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में। नागार्जुन की जो कालिदास कविता है उनमें से किस किस का उल्लेख है? तो नागार्जुन की जो कविता है कालिदास सच सच बतलाना, उसमें किस किस का उल्लेख है? तो विक्रम का तो उल्लेख है उसमें नहीं है। यक्ष का संबंध है वो है, शकुंतला का नहीं है, अज और यदुमती का भी है। तो इस तरीके से बी, डी और जो ई का जो संबंध है वो नागार्जुन की जो कालिदास कविता है, ये अन्य क्वेश्चन आ गया कविता वाला। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन वो किस वर्ष वो प्रारंभ हुआ था? तो जो बहिष्कृत जो भारत है पत्र है उसका जो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो बहिष्कृत भारत जो पत्र है इसका जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1927। तो बहिष्कृत भारत पत्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय नवजागरण के जो संबंध है उसमें उपयुक्त कथन वो क्या है? नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट से ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। बिल्कुल सत्य है कि जो नवजागरण का जो जमाना है वो सभ्यताओं की टकराहट से ना लेकर, जब दो सभ्यताओं का आपस में एक दूसरे परिचित होगा तो वे एक दूसरे को टटोलेंगे और अपनी जो कमियां और जो विशेषताएं उनका जो मूल्यांकन है वो करेंगे। तो ये सत्य है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार